स्टूडेंट्स, हम मैथ्स पेपर डिस्कशन करेंगे जो जेईई मेंस 2025 में आ रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट पेपर था वो 22 जनवरी 2025 का था और उसके शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो मैथ्स पेपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियोस में कोई भी आपको समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जेईई मेंस में 3 सेक्शंस हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इस सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट्स, जिसमें से 20 क्वेश्चन नंबर्स MCQs का हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे हमारे पास 25 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं आपको, जिससे आपका टोटल स्कोर 100 हो जाते हैं और -1 मार्क्स मिलते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो ऐसे हम लोगों के टोटल मार्क्स 300 हो जाते हैं विथ इच मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन दिस पेपर। आप सब अगर कोई भी परेशानी होती है आपको क्वेश्चन समझने में, सॉल्यूशंस में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो हमारे पास टू लाइंस हैं जो 3D में लिखे हुए हैं, 3 डायमेंशनल्स इक्वेशंस हैं, 2 लाइंस की। तो जो फर्स्ट लाइन से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये लाइंस क्या है, तो ये एक पॉइंट से पास करते हो। उस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि 1, 2, 1 इससे पास करते हैं और वो किसी लाइंस, किसी वेक्टर्स के पैरेलल है। तो एक ऐसे लाइंस के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन है 2y + 3z + 4k, करेक्ट। और दूसरा एक और लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइंस हमारा -2, 2, -1 इससे पास करता है और वो किसके पैरेलल है, वो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल है जो है 7i + 8j + 2k, राइट। ओके, आप सब अब समझ गए होंगे कि ये 2 लाइंस नथिंग बट एसक्यू लाइंस है। एसक्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, राइट। तो जो 2 एसक्यूस लाइन होते हैं स्टूडेंट्स, जो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। सपोज ये लाइन अगर मान लो कि A1 से पास करता है और ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, और ये मान लो कि A2 से पास करता है, A2 पॉइंट से पास करता है और ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो A1 और A2 के ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स का प्रोजेक्शन होता है इसके दोनों लाइन के परपेंडिकुलर के साथ। तो इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, ठीक है, B1 क्रॉस B2। और इस पे प्रोजेक्शन लेना है मुझे कौन सा, A1 - A2 वेक्टर का, सही है। तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो हो जाता है A1 - A2, A1 - A2 राइट, डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डॉट प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है इन दोनों के बीच में तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ये फॉर्मूला है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, राइट। चलो अब इसको यूज करते हैं अपने इस सवाल में, जो कि आपका जेईई मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको मिला लिया, तो ये वेक्टर क्या बना है स्टूडेंट, जो कि हमारा A1 - A2 है। इसको मान लो कि A1 है और ये मान लो A2 है। तो जो A1 - A2 है वो एक वेक्टर हमें मिल गया। वो A1 - A2 क्या मिला, वो मिल गया 1 - -2 यानी कि 3i, और 2 -2 यानी कि 0j, और 1 - 1 यानी कि 2k। तो ये वेक्टर मिल गया मुझे 3i + 2k, करेक्ट। और ये है मेरा B1 वेक्टर और ये है मेरा B2 वेक्टर। तो इसको ले लिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, राइट। तो B1 क्रॉस B2 के लिए क्या करते हैं आप सबको पता है, ये IJ के ले लिया, डिटर्मिनेंट से इसको निकाल लिया और इसका कोएफिशिएंट है 2, 3, 4, इसका कोएफिशिएंट है 7, 8, 2, राइट। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आई कैप के साथ 6 - 32 यानी कि -26, और प्लस 28 - 4 यानी कि 24j, और 16 - 21 यानी कि -5,
के, राइट। ये आ गया आपके पास, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करके बता दो क्या आंसर आया। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाता हूँ, 3i प्लस 2k को अब डॉट करना है मुझे किसके साथ, इस वाले वेक्टर के साथ, -26i प्लस 24j और -5k, ठीक है। और डिवाइडेड बाई मॉड किसका लेना है, मॉड लेना है आपको इसका 26i 24j और 5k, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका मॉड कितना आ जाएगा, 26 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर दिया तो 26 इंटू 3 हो गया -78 और 2 इंटू -5 हो गया -10 और डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 26 का स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 25, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1277। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 78 और -10 यानी कि उसका मॉड में आ गया 88 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1277, ये इसका है आंसर, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 88 बाई 1277 नंबर 1, ये ऑप्शन सही हो गया। आई होप इस क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हो। अगर कोई समझने में परेशानी है तो आप 3D के लेक्चर्स को एक बार रिवाइज करके देख सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो, ओके। तो सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बैग है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस बैग्स में क्या है, 6 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, 2 बॉल्स को हमें निकालना है, ठीक है। और देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर वाइट, ओके। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों वाइट हो सकते हैं। तो 2 बॉल तुम निकालते हो तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 वाइट हो जाए, 2 ब्लैक हो जाए, या फिर 1 वाइट 1 ब्लैक हो जाए। मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जिसमें से दोनों के दोनों वाइट हो। तो क्या हो जाएगा, 6c2 डिवाइडेड बाई, कितने टोटल्स बॉल्स हैं, 10c2। 6c2 की वैल्यू बता दो, 6c2 की वैल्यू हो जाएगी 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दो और नीचे ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। देखो 2 से ये 2 कट गया और ये 30 हो गया और ये 90, तो 30/90 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 हो गई। आंसर कितना हो गया, 1/3। ये है सेकंड चॉइस। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें पॉसिबल है जो A to A में है, तो हमारे A में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। ओके ओके, फटाफट देखें। तो हमारा A में एलिमेंट्स है 1 2 3। आप जानते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर ए है सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे एलिमेंट्स का एक खुद का इमेज होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। अगर सिमेट्रिक की बात करें तो ए बी है तो वहाँ पे बी ए भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ये थियरी पार्ट है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन टोटल यहाँ पे बताना है तो देखते हैं कितना बन सकता है। तो अगर मान लो स्टूडेंट्स सिर्फ आप 1 1 2 2 और 3 3 लेते हो, ठीक है। तो देखो एक एलिमेंट है और इसका ये इमेज है, तो ए से ए में एक रिलेशन हमारा बन गया जो रिफ्लेक्सिव है। आप देखोगे तो इसमें सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत है नहीं, ये खुद में ही एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ठीक है। सेकंड रिलेशंस कैसे बनेगा, ये मान लो कि एक रिलेशन पहला बन गया मुझे R1, सेकंड रिलेशन बनाने का कोशिश करो तो इसमें ये एलिमेंट तो ले लिया, ठीक है, ये एलिमेंट तो एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम्हें 1 2 लिया है तो 1 2 है तो उसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ज़रूरी है।
तो 1 2 हो गया, तो 2 1 एलिमेंट भी तुमने उसमें ले लिया। और बाकी तुम देख सकते हो कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो देख लो 2 2 है यहाँ पे और 2 1 है, तो 2 1 है क्या, यस है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ऐसे ही तुम R2 की तरह दो और रिलेशन लिख सकते हो। कैसे? सिर्फ एलिमेंट्स को चेंज कर देना। लाइक ये 2 2 ले लिया और ये 3 3 ले लिया, और यहाँ पे 1 2 लिया था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 3, 2 3 ले लिया तो तुमने यहाँ पे 3 2 ले लिया, राइट। ऐसे ही यहाँ पे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। तो नेक्स्ट कौन सा बचता है? 3 1 ले लो। तो 3 1 लेने के लिए तुम्हें 1 3 भी लेना पड़ेगा। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। और लास्ट का कौन सा रिलेशन लोगे? तो लास्ट इन चारों को ऊपर वाले को कंबाइन कर दिया, तो वो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, राइट। तो उसमें सारे एलिमेंट्स को ले लो। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, और 3 1 हो गया, 1 3 हो गया। तुम इसमें से चेक कर सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है। अगर 3 2 है और 2 3 है, तो 3 3 भी है इसमें। तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितना पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स? ये 5 पॉसिबल हुआ। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 4 क्वेश्चंस में बताया है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बताना है, राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है 16 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, राइट। हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो आप बड़े आराम से। ये हो जाएगा 4 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 4 सेक इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और आपके पास एक ITF की आइडेंटिटी स्टूडेंट्स को आप यूज कर सकते हो, वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। तो हम कोसेक इनवर्स एक्स को हटा देंगे और एक वेरिएबल में अपने इक्वेशन को रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के बदले पाई बाई 2 लिख दिया, तो मेरे पास क्या बच गया? पाई बाई 2 प्लस एक सेक इनवर्स एक्स यहाँ से निकल गया, तो 3 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बच गया, और माइनस 2 इंटू 4 8 सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स के बदले लिख दिया मैंने पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आई होप तुम्हें क्लियर है। इसको थोड़ा एक्सपेंड किया स्टूडेंट्स। ये एक्सपेंड करने के बाद क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 3 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यानी कि 9 सेक स्क्वायर एक्स, और 9 और इधर से 8 सेक स्क्वायर एक्स। 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17। तो 17 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इसका मिडिल वाला टर्म क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 2ab वाला टर्म, तो देखो 3 पाई सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। 3 पाई सेक इनवर्स एक्स हो गया, तो लिख दिया यहाँ पे। प्लस में आएगा ना? हाँ प्लस में आएगा। 3 इंटू पाई इंटू सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे भी एक सेक इनवर्स एक्स का टर्म है, तो देखो ये 4 सेक इनवर्स एक्स है, तो माइनस 4 सेक इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे लिख दो -4 पाई इंटू सेक इनवर्स एक्स, राइट। और इसका तो काम हो ही गया, ठीक है। कोई कांस्टेंट टर्म बचता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई कांस्टेंट टर्म बच रहा है? यस बच रहा है, पाई बाई 2 का स्क्वायर बच रहा है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 लिख दिया, ठीक है। ये क्या बन गया देखो, ये फाइनल आ गया 17 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर और माइनस पाई सेक इनवर्स एक्स और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे आएगा सेक इनवर्स एक्स में परफेक्ट स्क्वायर? फर्दर सो इसके आगे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसे, राइट। तो मैंने फिर से
फिर से पिछले वाले स्लाइड को लिख लिया, वो था 17 सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस पाई बाई 17 इंटू सेक इनवर्स एक्स, और साथ में है पाई स्क्वायर बाई 4, राइट। तो अब क्या किया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे, ये हमारा एफ एक्स है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम्हें निकालना था, राइट। सो इसको क्या किया, सेक इनवर्स एक्स कर दिया और माइनस 2 इंटू पाई बाई 34 और इंटू सेक इनवर्स एक्स लिख दिया, और साथ में पाई बाई 34 का स्क्वायर लिख दिया। सही है, अगर स्क्वायर लिखे हो, ऐड किए हो इसमें एलिमेंट्स, तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पाई स्क्वायर बाई 34 इंटू 34 और साथ में मल्टीप्लाई है 17, तो 17 भी तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। चलो इसको ये कितना लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हो 17 इंटू सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 34 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 34 और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 32 पाई स्क्वायर बाई 34 इंटू 4, इसको तुम लिख सकते हो 8, और फाइनली 4 और 17, 4 पाई स्क्वायर बाई 17, तो ये आ गया 17 सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 34 होल स्क्वायर और प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई 17, ये एफ एक्स है। क्लियरली तुम्हें पता है कि सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 0 से पाई। ऑल्दो सेक इनवर्स एक्स में पाई बाई 2 नहीं लेते, सेक इनवर्स एक्स में से पाई बाई 2 निकालते हैं, बट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई और मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो 0 और पाई के बीच में ही पाई बाई 34 भी है, तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है। तो एफ एक्स जो मिनिमम होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 4 पाई स्क्वायर बाई 17 हो जाएगी। और एफ एक्स मैक्सिमम कब मिलेगा, एफ एक्स मैक्सिमम तब मिलेगा जब तुम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रख देते हो, यानी 17 इंटू पाई माइनस पाई बाई 34 का होल स्क्वायर और प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई 17 लिख लो। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, मैंने तो सॉल्व कर लिया है। इसको तुम सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिलेगा 1105 पाई स्क्वायर बाई 68, ठीक है। तो ये इसका है मैक्सिमम वैल्यू और ये इसका है मिनिमम वैल्यू। तुम अब ऑप्शन से चुन सकते हो कि 4 पाई स्क्वायर बाई 17 किस में मिनिमम वैल्यू है और 1105 पाई स्क्वायर बाई 68 किस में मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई होप तुम्हें मिल गया, और वो कौन सा है, वो बी ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से तुम्हें हार्ड लग रहा हो, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनफाइनाइट जीपी का सवाल है स्टूडेंट्स। तो इनफाइनाइट जीपी कैसे सॉल्व करते हो पता है ना, पहले तो 8 लिख दिया, तो इसके पहले वाले टर्म को देखो, 3/4 है, 3/4 स्क्वायर है, तो लिख दो 3/4, 3/4 स्क्वायर। ऐसे ही ये 3/4 क्यूब होगा, ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। पता है क्या करना है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, ये p/4 है, पी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर है, p/4 है, पी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर है, ये कहाँ तक ऐसे चला गया, इन्फिनिटी तक। अब तुम समझ गए हो, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ये होता है a/1 माइनस आर, जहाँ आर क्या होता है, लेस देन 1, ठीक है। ओके, तो आर तुम देख रहे हो इसमें 1/4 है जो लेस देन 1 है, इसका 3 कॉमन होने के बाद फर्स्ट टर्म आएगा 1 और कॉमन रेशियो आएगा 1/4। सिमिलरली इसमें p/4 फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो कितना है, ये भी p/4 है। सॉल्व करके इसको मुझे p के लिए सॉल्व करना है। ये 8 हो गया और 4 - 1 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया p/4 - p। इसको सॉल्व कर लो, इधर ये 4 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4 - p, और इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, ये आ गया 5p ना, 4p इधर जाकर के 5p हो गया, और इधर हो गया 16, p की वैल्यू हो गई 16/5। ये आंसर हो गया इसका सेकंड ऑप्शन। आई होप तुम्हें क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यहाँ पे है डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई स्क्वायर वन बाई वाई क्यू। क्लियरली आप समझ सकते हो। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है इसमें, ये है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई इसका इंटीग्रेशन। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये लास्ट जो आर एच एस में तुम्हारी क्वांटिटी है, जो पी वाई क्यू वाई जो भी बोल लो, वन बाई वाई क्यू, और उसके साथ इंटीग्रेशन तुम्हें डी वाई के साथ करना है, राइट। अब क्या करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट वन बाई वाई को टी मान लो, तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू हो गई डी टी। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई। अब इसको मैं सिर्फ पर्टिकुलर आर एच एस को सॉल्व करके यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। ये आ गया ई टू द पावर माइनस टी, और वन बाई वाई क्यू की जगह मैंने लिख लिया वन बाई वाई स्क्वायर और वन बाई वाई। तो वन बाई वाई के बदले तो तुम टी लिख दिए, और वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई के बदले माइनस डी टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस डी टी लिख लिया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही सॉल्व होगा। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो कैसे इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करोगे आप, तो माइनस को तो कॉमन ले लिया फुल, तो फर्स्ट का छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन ले लिया, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई माइनस वन, तो माइनस यहाँ पे आ गया माइनस। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया वन, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर माइनस टी विथ माइनस साइन, और इसको फिर से इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, और एक बार फिर से ये माइनस, तो ओवरऑल माइनस है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस एक बार फिर से माइनस, तो ई टू द पावर माइनस टी, ये है, सही है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा टी ई टू द पावर माइनस टी और प्लस ई टू द पावर माइनस टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, कितना आ गया, ये आ गया टी के बदले कितना वन बाई वाई ई टू द पावर माइनस ऑफ वन बाई वाई प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ वन बाई वाई और प्लस सी, राइट। अब तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि x वन हो गया कब, जब y वन है, तो x क्या हो गया, वन हो गया। तो x वन हो गया जब y वन हो गया, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मुझे c की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे वन वन पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस वन, ये वन, तो ई टू द पावर माइनस वन और प्लस ई टू द पावर माइनस वन प्लस सी। देखो एक तो एक कट गया, तो c के बदले कितनी आ गई, ई टू द पावर माइनस वन, राइट। अब इस c की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एक और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमें निकालना था, वो निकालना था ये वन बाई टू है, राइट। x की वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू वन बाई टू हो गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे बतानी है यहाँ से, तो देखो x की वैल्यू बतानी है तो x छोड़ दिया, और y की वैल्यू वन बाई टू है, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस टू, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, तो y की वैल्यू वन बाई टू डाल दोगे तो टू हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, और प्लस ई टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, देखो ये टू और ये थ्री हो जाएगा, थ्री ई टू द पावर माइनस टू बाई ई टू द पावर माइनस टू हो गया, और प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई ई टू द पावर माइनस टू हो गया। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया थ्री, और ये ऊपर जा कर के पावर प्लस बन जाएगा, तो थ्री प्लस ई इसका आंसर हो जाएगा। और थ्री प्लस ई कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, थ्री माइनस ई ऑप्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक है। अच्छा हाँ देखो, सी की वैल्यू माइनस ई टू द पावर माइनस वन आएगी ना, ये इसको तुम आर एच एस में लेके जाओगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस वन आएगी, तो ये साइन यहाँ पे तुम्हें माइनस करना है, ये साइन तुम्हें माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस हो गई, और आंसर क्या हो गया, थ्री माइनस ई को एक ऑप्शन मिल गया मुझे जो सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप तुम्हें समझ में आया, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स थे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेट्स डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, इसमें टी आर तुम्हें दे दिया है, राइट। तो वन बाई टी आर सिग्मा निकालना है, तो पहले वन बाई टी आर निकाल लिया जाए।
तो 1/TR क्या आ गया 64 डिवाइडेड बाई और 2R माइनस 1, 2R प्लस 1 और 2R प्लस 3 और 2R प्लस 5। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, सिग्मा निकालना है आर की वैल्यू 1 से लेकर n। तो तुम्हें पता है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो निकाल दो ज़रा। और उसको निकालने से पहले आर को कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं। तो आर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए देखो यहाँ 2 2 2 2, तो 2 को कॉमन कर लिया तो 2 टू द पावर 4 कॉमन हो गया नीचे से, ऊपर तो 64 है। ये आ गया आर माइनस 1/2, आर प्लस 1/2, आर प्लस 3/2 और आर प्लस 5/2। ठीक है ना, ये 2 टू पावर 4 16 होता है, तो 16 को इससे कैंसिल कर लो 4 टाइम्स। तो मेरा 1/TR टर्म यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ 1/TR इज इक्वल टू 4। और मैंने कभी बोला तुम्हें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस निकालते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, आर प्लस 5/2 और इसको मुझे डिफरेंस ले लेना है इसके फर्स्ट टर्म से, यानी कि आर माइनस 1/2। ठीक है, तो आर तो आर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 5 प्लस 1 यानी कि 6/2 3 से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऊपर आ रहा है। उसके बाद नीचे वाले को ऐसे एज इट इज़ लिख दो, आर माइनस 1/2, आर प्लस 1/2, आर प्लस 3/2 और आर प्लस 5/2। अब क्या करना है तुम्हें पता है, 4/3 को बाहर रखते हुए अब इस टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट कैसे करोगे, तो 3 टर्म को एक साथ आर प्लस 5/2 के नीचे रखना और 3 टर्म ये वाला पार्ट आर माइनस 1/2 के नीचे रखना। तो ये कितना आ गया, आर प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1/2, आर प्लस 1/2 और आर प्लस 3/2। ठीक है, तो माइनस आर माइनस, तो ये आर प्लस 5/2 तो कैंसिल हो गया ना, तो इसको तुम कैंसिल कर दो, क्योंकि पूरे टर्म को लिख दिया तुमने। तो पूरे टर्म को लिख दो, पूरे टर्म को लिखने के बाद ये टर्म तुम्हें बचा, तो ये यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको मैं इरेजर से हटा देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ये चला गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आर माइनस 1/2 यानी कि फर्स्ट टर्म चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हटा दिया तो कोई आर नहीं आने वाला, ऊपर सिर्फ क्या आने वाला, 1 आने वाला है। तो 1 आने वाला है और ये टर्म ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा आर प्लस 1/2, आर प्लस 3/2 और आर प्लस 5/2। ठीक है, अब तुम वैल्यूज़ तुम रखते जाओ। ये मेरा 1/TR है, अब मुझे निकालना था सिग्मा ऑफ 1/TR। आर इज इक्वल टू 1 से लेके कितना, n तक। तो ये निकालोगे तो पहले आर की वैल्यू 1 डालोगे, तो आर की वैल्यू 1 डालने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल जाएगा 1 डालने से 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 और 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2 और माइनस ये कितना मिल जाएगा, ये 3/2 5/2 और 7/2। ठीक है ना, अब तुम आर की वैल्यू 2 डाल के देख सकते हो, तो वो कितना आएगा, आर की वैल्यू 2 डालने से मतलब 1/2 की वैल्यू आ गई, 4/3 तो कॉमन रहेगा और ये आ जाएगा आर की वैल्यू 2 से 3/2 5/2 और ये वैल्यू डालने से 7/2। और माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे तुम आर की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, तो 5/2 7/2 और 9/2। ठीक है, ऐसे ही तुम अब समझ गए हो कि ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ही करते करते डायगोनल ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ये सिग्मा करते करते सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। और ये भी है कि n क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो लास्ट वाला टर्म जो आएगा n का टर्म रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है वही मेरा आंसर भी है। तो 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या था, इसको तुम सॉल्व कर लो। तो 2 कितना हो गया, 8 हो गया ऊपर और नीचे कितना हो गया, 15 हो गया। बस इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया 32 बाई कितना 45। ये इसका आंसर 32/45 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। आई होप तुम्हें समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में निकालना है मुझे कोएफिशिएंट ऑफ 2012 इन किस में, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2006 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2007। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर 2012 इन दिस। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे इसको। देखो ये 2006 है, 2007 है, तो क्या किया कि सॉरी ये 2008 है स्टूडेंट, ध्यान से देखो ये 2008 है। ठीक है, तो इसमें 2007 और 1 ले लिया, तो इसमें से 1 माइनस एक्स छोड़ दिया और 2007 को इसके साथ मर्ज कर दिया। क्यों किया, ये 1 माइनस एक्स हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 2007। इसके बदले क्यों इसके बदले हम 1 माइनस एक्स क्यों लिख सकते हैं, ये 2007 हो गया और ये 1 माइनस एक्स हो गया। हमें निकालना क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2012 इन दिस, सेम चीज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2012 इन दिस। ठीक है, अब इसको तुम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2012 इन 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 2007 माइनस एक्स तो मिल गया तुम्हें, तो यहाँ पे क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2011 इन 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 2007। आई होप तुम्हें ये क्लियर है। अब देखो 2012 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे जो भी तुम्हें कोएफिशिएंट मिलेंगे x के पावर में वो सब तुम्हें 3 से डिविजिबल मिलेंगे, मतलब ये 3k वाला कोएफिशिएंट तुम्हें देगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या 2012, जो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें कोई कोएफिशिएंट मिलेगा, हाँ एक कोएफिशिएंट जरूर मिलेगा, वो मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पे चेक करो 3 से ये भी डिविजिबल नहीं है, तो तुम्हें 3 से कोई डिविजिबल 3 के पावर वाले कोएफिशिएंट मिलेंगे, x का जो भी होगा 3 के पावर में ही मिलेगा, तो इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ 2011 मिलेगा, यस मिलेगा, वही मिलेगा 0। 0 माइनस 0 आंसर कितने हो गए 0। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओके तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस in the line this are DEF respectively in centroid of triangle DEF। ठीक है, देखो एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 पॉइंट है। ठीक है, जिससे तुमने एक ट्रायंगल बनाया ABC से, और इसी का सेम इमेज है यहाँ पे DEF। ठीक है, DEF, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसके सेंट्रॉइड का इमेज तुम्हें बनाना है। ठीक है, DEF रिस्पेक्टिवली सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF का सेंट्रॉइड तुम्हें बताना है कि ये G क्या होगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर इसका सेंट्रॉइड होगा और इसका सेंट्रॉइड होगा, सिंपल सी बात है कि ये जो सेंट्रॉइड होगा इस सेंट्रॉइड का मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड अगर निकल गया तो इस सेंट्रॉइड का मिरर इमेज हम निकाल लेंगे इस लाइन के विथ रिस्पेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, मुझे ABC का अलग अलग मिरर इमेज नहीं निकालना है इस लाइन के विथ रिस्पेक्ट, समझे। तो इस G की वैल्यू पहले बता दूँ कितना होगा, तो ABC दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो ये हो गया 3 + 1 4, 4 और 2 कितना 6, 6/3 कितना 2, और y कोऑर्डिनेट कितना 3 + 1 4। इसके y कोऑर्डिनेट्स को निकालने से पहले चलो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, राइट। सो यहाँ पे एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ जो C का कोऑर्डिनेट 2,4 है ये गलत है, इसको 2,5 रखने दो, ये 4 गलत है यहाँ मिसप्रिंट, राइट। सो 2,5 रखो, तो इससे तुम्हें y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, ये आ गया 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9/3 कितना 3। सो तुम्हें सेंट्रॉइड मिल गई इस ट्रायंगल ABC की, वो 2,3 है। अब इसका तुम्हें मिरर इमेज लेना है इस लाइन में जो है x + 2y इक्वल टू 4, राइट। अब इसको मिरर इमेज लेने के लिए तुम दो मेथड यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है -1/2, तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप होना चाहिए 2, तो इस लाइन का स्लोप निकाल के x1 y1 में तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा इक्वेशन इसका जो मिड पॉइंट होगा वो लाई करेगा इस लाइन पे, तो तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से दोनों को सॉल्व करने के बाद x1 y1 मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रॉइड मिल जाएगा, राइट। एक दूसरा मेथड भी है जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसको यूज करके तुम बाय फार्मूला से इसका निकाल सकते हो कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। कैसे, तो बाय फार्मूला क्या होता है, मिरर इमेज का फार्मूला होता है, उसको यूज कर लो, तो x1 - 2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, उसके बाद y1 - 3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ y कितना 2, उसके बाद माइनस ऑफ ट्वाइस इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2 + 6 - 4,
और डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स 1+4 यानी कि 5। ठीक है, ये कितना आ गया देखो, ये आ गया 8 - 4 यानी कि 4 -8/5। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, तो इसको सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 2 - 8/5 यानी कि ये आ गया 2/5। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या आ गया, तो y1 के लिए इसको सॉल्व कर लो, तो y1 इज इक्वल टू 3 - 16/5 यानी कितना आ गया, ये 1/5 आ गया। ठीक है, ये -1/5 आ गया, राइट। तो y1 की वैल्यू आ गई -1/5 और x1 की वैल्यू आ गई 2/5। सो ओवरऑल तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखो, ये है एक सेट ए जिसमें से 10 एलिमेंट तुम्हें दिए हुए हैं, दूसरा एक सेट बी है जिसमें m डिवाइडेड बाई n एलिमेंट लेने हैं, और एम एन कहाँ से आएगा, ये सेट ए से आएगा, और m लेस देन n है और जी सी डी एम एन 1 है। ठीक है, मतलब उसका कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो मुझे बी में कितने एलिमेंट मिलेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बट काउंटिंग प्रॉब्लम है। अगर मान लो कि तुम m का वैल्यू 1 ले रहे हो, ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या ले सकते हो, अगर m की वैल्यू 1 लिया तो n क्या क्या ले सकते हो, तो n ले सकते हो 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, ऐसे ही करके 1/10 तक ले सकते हो। इन सबका GCD 1 है। ठीक है, GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मान लो कि m का वैल्यू तुमने 2 ले लिया, तो 2/1 नहीं ले सकते क्योंकि n ग्रेटर होना चाहिए, डेनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए नोमिनेटर से, राइट। तो 2/1 नहीं ले सकते, 2/2 भी नहीं ले सकते, तो कहाँ से लोगे, 2/3 लोगे। उसके बाद क्या लोगे, 2/5, 2/7 और 2/9। 2/10 नहीं ले सकते क्योंकि उसका GCD 1 नहीं है, 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2/10 कितना हो जाएगा, उसका GCD 2 है। नेक्स्ट m की वैल्यू जब तुम 3 लोगे तो क्या क्या आ सकता है, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9 और 3/10 हो सकता है। करेक्ट, 3/9 हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, 3/8 हो सकता है, 3/9 नहीं पॉसिबल है। m की वैल्यू अगर 4 लेते हो तो क्या आएगा, 4/4 नहीं, 4/5 से स्टार्ट करोगे, 4/5, 4/7, 4/9। ठीक है, m की वैल्यू अगर 5 लोगे तो 5 से क्या आएगा, ये 5/6 आ सकता है, 5/7 आ सकता है, 5/9, 5/8 भी आ सकता है, 5/9 भी आ सकता है, 5/10 नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद अगर m की वैल्यू 6 लेते हो तो 6/7, 6/8 नहीं, 6/9 नहीं, 6/10 नहीं। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू 6/7। m की वैल्यू 7 लोगे तो ये आएगा 7/8, 7/9 और 7/10। m की वैल्यू 8 ले लो तो बस आएगा 8/9, और 10 लेने से कुछ मिलेगा क्या, 10/10 नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते। चलो अब काउंट कर लो कितना आया, इसमें से तुम्हारा 9 आया, इसमें से तुम्हारा 4 आया, इसमें कितना आया, 5 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। काउंट कर लो, बताओ टोटल कितने आ गए बी में एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए, टोटल एलिमेंट्स या टोटल मेंबर्स ये आ गए, और 13, 15, 18, 18 और 7, 25, 26, 26 और 4, 31। 31 इस सवाल का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्या है, हाउ मेनी वेज देयर आर 5 लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स का तुम्हें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है सच दैट m इज़ द मिडल ऑफ द लेटर। m क्या है, मिडिल लेटर है। ठीक है, और बाकी रिपीटेशन नॉट अलाउड करना है। तो अब तुम्हें एक का सिलेक्शन तुम कर चुके हो, ये फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी कितने करने हैं, 5 करने, ये मिडिल में है तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। अब 2 को कहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट। तो एक तो सिलेक्ट हो गया, अब इसको तो कुछ करना है नहीं, तो 25 बचे तुम्हारे पास। तो 25 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 25 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, वो 4 कोई भी हो सकता है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा, 25C4 है ना। और 25C4 और 4 आपस में अरेंज हो जाएंगे कैसे,
4 फैक्टोरियल से, तो 4 फैक्टोरियल ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम इसका आंसर लिख सकते हो। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो, 25C4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, जेड आई इक्वल टू 1, जेड आई का मॉड 1 है 1 2 3 के लिए, मतलब जेड वन का मॉड, जेड टू का मॉड और जेड थ्री का मॉड की वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेड वन बार जेड टू बार जेड थ्री और जेड थ्री बार जेड वन का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू है। तो तुम्हें बताना है कि वेयर ए एंड बी इज रेशनल नंबर है ए बी, और आर्ग ऑफ जेड वन पता है, आर्ग ऑफ जेड टू पता है, आर्ग ऑफ जेड थ्री पता है, तुम्हें ए और बी निकालना है। वेरी नाइस। सो अगर ये पता है और आर्ग ऑफ जेड वन भी पता है, कितना, पाई/4, और आर्ग ऑफ जेड टू भी पता है, ये है 0, और आर्ग ऑफ जेड थ्री पता है -पाई/4। तो अगर तुम्हें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े आराम से तुम निकाल लोगे ना। जेड वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ जेड वन और ई टू द पावर उसका आर्ग्यूमेंट i पाई/4। ठीक है, जेड वन की वैल्यू कितनी है 1, ई टू द पावर i/4 कॉस पाई/4 आई साइन पाई/4, मतलब 1/√2 प्लस i/√2। सिमिलरली जेड टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड टू की वैल्यू जेड टू का मॉड मतलब 1 और ई टू द पावर i 0, तो ये 1 हो गया, कॉस 0 प्लस आई साइन 0 मतलब कितना, ये 1 हो गया। जेड थ्री बताओ कितना होगा, जेड थ्री का मॉड ई टू द पावर -i पाई/4, मतलब ये 1/√2 कॉस पाई -पाई/4, यानी कि 1/√2 और माइनस आई साइन पाई/4 -i/√2, ये आ गया। तो तुम्हारे पास जेड वन पता है, जेड टू पता है, जेड थ्री पता है, बस कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दो। तो मॉड ऑफ जेड वन बार कितना आएगा, 1/√2 माइनस, आराम से इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस आई लिख लो, 1 माइनस आई, और बाई√2 तो रहेगा ही। जेड टू कितने हैं, 1 है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं, प्लस जेड टू बार कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। ठीक है, 1 माइनस 0 आई है ना, ये कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 आई लिख सकते हो, तो 1 प्लस 0 आई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जेड थ्री कितना आएगा, 1 माइनस आई बाई√2 आएगा। ठीक है, और जेड थ्री बार तो तुम्हें पता ही है, ये कितना आएगा, 1 प्लस आई बाई√2, और जेड वन कितना आएगा, ये 1 प्लस आई बाई√2, बस हो गया। इसका मॉड तुम्हें निकालना है। इसका मॉड के लिए पहले एक काम करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा और इधर 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर निकल गया, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर -1 कैंसिल, सिंपल एक 2 आई होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले आई लिख सकते हो। तो रियल पार्ट को एक साथ लिख दो, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख दो। तो 1/√2 कितना हो गया, 2/√2, यानी कि √2 हो गया, और इमेजनरी पार्ट कितना हो गया, इधर से -√2, तो -√2 प्लस 1 हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया -√2 आई और प्लस एक और आई है ना, तो प्लस आई लिख लो। ठीक है, अब इसका मॉड लेना है। इसका मॉड कैसे लोगे, इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, करेक्ट। तो प्लस -√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। इसको सॉल्व कर दिया, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 माइनस 2√2। अब इसके बदले क्या लिखा हुआ है, इसके बदले लिखा हुआ है a प्लस बी√2, तो a का बदले कितना आ गया, a 5 आ गया, और b कितना आ गया, -2 आ गया। अब देख लो कौन सा आंसर सही है, a 5 और b -2 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया, कोई दिक्कत, होप नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। ठीक है, चलो सवाल क्या है, देखो, लेट ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, मतलब एक कॉइन को कितने बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, एच होता है, एच टी होता है। ठीक है, उसके बाद एच होता है, और एक और एच के साथ एच टी एच हो गया ना, तो उसके बाद और एक एच के साथ आ जाएगा
HTT है ना, तो लिख दो HTT, ठीक है। टी के साथ क्या आएगा, तो TTT हो जाएगा, TTH हो जाएगा, THT हो जाएगा, और एक और टी के साथ टी TTH TTH TTT TTH THT, और एक और बताओ, एक और हो जाएगा THH, राइट, यस, THH हो गया। इतने सारे आउटकम्स तुम्हारे मिल गए 3 बार टॉस किया तो। उसके बाद रैंडम वेरिएबल इज एक्स इज टेल फॉलोड हेड, ठीक है। टेल फॉलोड हेड, टेल जो है वो फॉलोड होना चाहिए हेड के साथ, मतलब ये तुम्हारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तब तुम्हें निकालना है क्या, लेट द मीन इज मीन ऑफ एक्स इज म्यू, म्यू तुम्हारा मीन है और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, तो तुम्हें निकालना है 64 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो फटाफट अब निकालते हैं। तो ये मेरा x है और ये मेरा इसका प्रोबेबिलिटी है, एक्स आई पी आई बोल दो। तो तुम्हें पता है कि मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन यानी म्यू की वैल्यू होती है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, है ना। तो सबसे पहले एक्स आई बताओ। तो यहाँ पे तुम्हें एच टी कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा, और क्या दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा। तो इसकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, एक्स आई की वैल्यू होगी 1 होगी, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाए। और प्रोबेबिलिटी सबकी 8 ही 1/8 है, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, लिख दो 1/8 बाई 8 बाई 8 बाई 8 और 1/8। अब मुझे म्यू निकालना था, तो सबको पी आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लिया, तो ये तो 0 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1 मतलब मैं निकाल रहा हूँ पी आई एक्स आई यहाँ पे, ये 1/8 हो गया, ये 0 0 1/8 और 0, 1/8 कितने टाइम्स, 1/8 आ गया 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गया 1/2। तुम्हारा मीन निकल गया, मतलब 64 एक वैल्यू तो तुम्हें निकल गई, कितना, 1/2। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें वेरिएंस निकालना है ना। तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, ये तो मीन हो गया, ठीक है। वेरिएंस होता है स्टूडेंट्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू तुम निकाल लो, ठीक है। पी आई एक्स आई का स्क्वायर तुम करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस म्यू का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये वैल्यू टोटल आ गई 1/4। अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 64 इंटू 3/4, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 48। आई होप तुम्हें समझ में आया, इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो 14 क्या है, देखो जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 3 और प्लस थ्राइस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये कहाँ से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 में। और क्या बोला, एंड एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डबल डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। आगे तुम्हें निकालना है कि जी डैश एक्स डिक्रीजेज इन इंटरवल 0 से सिग्मा, देन सिग्मा की वैल्यू बतानी है। तो जी एक्स कब डिक्रीज कर रहा, तो जी एक्स डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, तो जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स निगेटिव होगा। तो मुझे यहाँ से जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स निकाल दो। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3, और एक्स बाई 3 का डिफ्रेंशिएशन 1/3 प्लस थ्राइस माइनस एक्स, ये एफ डैश और एक्स का कोएफिशिएंट -1, तो यहाँ पे -1, ये इससे कट गया, तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 और माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोला कि डिक्रीज़ करता है वो इंटरवल निकालना है, तो डिक्रीज़ करता है निकाल लिया।
तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स बाई थ्री लेस देन एफ डैश ऑफ थ्री माइनस एक्स। अब तुम देखो ये ज़ीरो है, यहाँ पे थ्री है, तो जब थ्री माइनस एक्स करते हैं तो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में एफ डैश एक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो एक्स बाई थ्री कहीं पे होगा एक्स बाई थ्री और थ्री माइनस एक्स, मतलब अगर इसके इनपुट को तुम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, इस एफ डैश को तुम हटा सकते हो, यहाँ से एफ डैश को हटा दो, एक्स बाई थ्री लेस देन कितना हो गया, थ्री माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया फोर एक्स बाई थ्री लेस देन थ्री, यानी कि एक्स लेस देन कितना, नाइन बाई फोर। अब एक्स लेस देन नाइन बाई फोर कहाँ से, तो जीरो से, एक्स बिलोंग्स टू कितना, ज़ीरो से नाइन बाई फोर। अब जीरो से नाइन बाई फोर यानी कि सिग्मा क्या आया, सिग्मा की वैल्यू तो नाइन बाई फोर आया, यही इसका आंसर है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है